दोस्तों, वेलकम टू रैंकाइन एकेडमी। मैं हूं प्रशांत पूजन और आप पढ़ रहे हैं ग्राम समाज एवं विकास। जैसा कि आपको पता ही है कि ग्राम समाज एवं विकास में हम लोग 7वें चैप्टर में एंट्री मार चुके हैं और 7वें चैप्टर का जो नाम है पंचायती राज व्यवस्था है, जिसमें 3 लेक्चर हमने ऑलरेडी देख लिया है। ठीक है ना। अब हम उसके आगे देखेंगे। कल हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? कल हमने संवैधानिक विकास को प्रॉपर तरीके से देख लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है पंचायतों का गठन। कल हमने देख लिया था किस प्रकार से पंचायत स्तर पे संवैधानिक विकास हुआ, कौन से आर्टिकल में, कौन से अनुच्छेद में पंचायती राज को जोड़ा गया, 1992 में क्या हुआ, 1958 में क्या हुआ, 1959 में क्या हुआ, ठीक है ना, राजस्थान के नागौर में क्या हुआ, आंध्र प्रदेश में क्या हुआ। इन सब बातों को जानने के लिए आप पिछले वीडियो को प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं, जहां पर आज़ादी के बाद भारत देश में संवैधानिक विकास को हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से देख लिया था। गांधी जी क्यों जो ग्राम स्वराज को बहुत अधिक इम्पोर्टेंस देते थे, अंबेडकर क्यों इसके खिलाफ थे, नेहरू की क्या राय थी, सारा कुछ इस लेक्चर में कंप्लीट तरीके से पढ़ाया गया है। ठीक है। तो आज का मेरा टॉपिक क्या है? पंचायतों का गठन। पंचायतें किस प्रकार से भारतवर्ष में गठित हुई उसके बारे में देखेंगे। अनुच्छेद 243 बी ग्राम स्तर, माध्यमिक स्तर तथा जिला स्तर पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी रिपोर्टें आई, जो भी, चाहे अशोक मेहता रिपोर्ट हो, ठीक है ना, चाहे बलवंत राय रिपोर्ट हो, सभी ने यहाँ पर ग्राम स्तर पे पंचायतों के गठन पे जोर दिया। तो किस प्रकार से जिला स्तर पे पंचायतों का गठन हुआ उसके बारे में देखते हैं। ग्राम स्तर जो मुखिया का चुनाव होता है, जो प्रधानी का चुनाव होता है, उसको ग्राम स्तर बोलते हैं। माध्यमिक स्तर यानी कि ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर एक डिस्ट्रिक्ट स्तर पे जो इलेक्शन होता है, तथा जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहां मध्य स्तर की पंचायत का गठन नहीं किया जाएगा। यहाँ पर राज्य नहीं, यहाँ पर जिला होना चाहिए। ठीक है ना। जिन जिलों की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहाँ मध्य स्तर की पंचायत का गठन नहीं किया जाता। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। जिले पे 3 स्तर की पंचायतें होती हैं। ठीक है। एक तो बिल्कुल ग्राम स्तर, एक माध्यमिक स्तर और एक जिला स्तर पे। किसी जिले की यदि आबादी काफ़ी कम है, 20 लाख से भी कम है, तो वहाँ पर माध्यमिक स्तर को हटा दिया जाता है। सिर्फ 2 स्तर से ही पंचायतों का चुनाव होता है। ठीक है ना। पहला प्रश्न क्या है? कौन से अनुच्छेद में इसका वर्णन है? 243 बी में कितने स्तर पे पंचायतों का गठन होता है? 3 स्तर पे होता है, एक गाँव, एक माध्यमिक और एक जिला स्तर पे। किसी जिले की यदि आबादी 20 लाख से कम है तो वहाँ पर माध्यमिक स्तर को खत्म कर देते हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं पंचायतों का गठन। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर होता है। लोग बोलते हैं ना, भैया पंचायती का चुनाव आने वाला है, ठीक है ना, ग्राम सभा का चुनाव होने वाला है, गांव में चुनाव होने वाला है, मुखिया जी खड़े होंगे, प्रधान जी खड़े होंगे, अब की बार प्रधानी में कौन खड़ा होगा। इस तरीके की जब बातें गांव में उठना शुरू होती हैं 5-5 वर्ष के बाद, तो हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं ग्राम सभा या ग्राम पंचायत का चुनाव होने वाला है। ठीक है ना। और मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूं कि जो ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत है, यह राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची क्या होती है? ठीक है ना। इसके बारे में हमने विस्तार से बताया है कि जिस पर नियम और कानून बनाने का जो अधिकार है सिर्फ और सिर्फ राज्य के पास होता है। ठीक है। क्षेत्र पंचायत यानी कि माध्यमिक ब्लॉक स्तर पर जो हमारा क्षेत्र पंचायत का चुनाव होता है, जिसे हम जिला पंचायत सदस्य भी कहते हैं। जिला पंचायत यानी कि जिसपे जिला पंचायत सदस्य जिसपे वोटिंग करते हैं, इसको बोलते हैं, ठीक है ना, जिला पंचायत स्तर का चुनाव। यहाँ पर आप लोग को स्पष्टता मिल गई होगी कि पंचायतों का गठन 3 स्तर पे होता है। एक होता है ग्राम पंचायत है जो कि बिल्कुल निचला स्तर है ग्राम स्तर पे, एक होता है माध्यमिक स्तर जो कि ब्लॉक के स्तर पे होता है, और एक होती है जिला पंचायत जो कि एक जिले में एक होती हैं। सबके मेंबर होते हैं और इनका चुनाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों माध्यमों से होता है। आपसे यदि प्रश्न पूछ दे कि पंचायतों के जो चुनाव होते हैं वो किस माध्यम से होते हैं, पंचायतों के चुनाव, ना तो वहाँ पर ग्राम स्तर बोले, ना तो माध्यमिक स्तर बोले, ना तो जिला स्तर बोले, सिर्फ क्या बोले? पंचायतों का चुनाव।
तो वहाँ पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों माध्यमों से पंचायतों का चुनाव होता है। जो ग्राम स्तर होता है वो प्रत्यक्ष होता है, और जो जिले पे होता है वो कहीं ना कहीं जो माध्यमिक स्तर के जिला पंचायत सदस्य होते हैं वो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों माध्यम से, प्रत्यक्ष मतलब कि जनता स्वयं जाकर वोट डालकर आए, और अप्रत्यक्ष माध्यम का मतलब कि जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि जाकर वोट दे। ठीक है ना, इस बात को आप लोग देख सकते हैं। आइए, विभिन्न राज्यों में पंचायती स्तर, अभी हाल फिलहाल में राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, तो राष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष मतगणना के अनुसार होता है। वो एक लंबी विधि होती है, लेकिन मैं आपको इसलिए बता दिया कि हो सकता है कभी जो चीज़ें थोड़ी सी करंट में होती है ना, उनके पूछने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। ठीक है ना। विभिन्न राज्यों में पंचायती स्तर है। अभी हमने एक उसका खाका देख लिया कि पंचायतें 3 प्रकार की होती हैं, और किसी जिले की यदि आबादी 20 लाख से कम है तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर सिर्फ 2 स्तर पे पंचायतें होंगी, एक ग्राम स्तर पे यानी कि एक गांव के लेवल पे, और एक जिले के लेवल पे। ठीक है ना। अब हम देखते हैं विभिन्न राज्यों में कि क्या अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की पंचायतें हैं। आप लोग को याद होना चाहिए कि सबसे पहले पंचायतों का गठन मध्य प्रदेश में स्टार्ट हुआ था, जब 1992 में पंचायतों का नियम यहाँ पर लागू हो गया था। ये सब सारी बातें कंप्लीट वीडियो में है, तो कहीं बीच से पढ़ना मत स्टार्ट करिए। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल पहले वीडियो से स्टार्ट करिए और लास्ट तक चले जाइए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ग्राम सभा हमारा है 25 नंबर का आने वाला है, और इसके 300 महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज आने वाली है, जो कि ऐसे इंपॉर्टेंट चुनिंदा क्वेश्चन उसमें सम्मिलित किए गए हैं कि उनके आने की संभावना आपके एग्जाम में काफ़ी अधिक है, तो उसको देखना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है। अब बात करते हैं विभिन्न राज्यों में पंचायती स्तर। तो सबसे पहले एक स्तरीय, केवल एक ग्राम पंचायतें। मैंने बोला था ना कि जो पंचायतें होती हैं उनका गठन अधिकतम 3 स्तर पे किया जा सकता है, लेकिन कुछ राज्य या फिर कुछ जिले ऐसे हैं कि जहां पर एक स्तर या फिर 2 स्तर। एक स्तर का मतलब क्या होता है कि पंचायतें जो हैं वो 3 रूप में ना होकर सिर्फ एक रूप में हैं, और द्वि स्तर का मतलब कि पंचायतें 2 स्तर पे हैं, और त्रि स्तर का मतलब कि पंचायतें 3 स्तर पे हैं, जैसे कि ग्राम पंचायतें और ब्लॉक पंचायतें माध्यमिक स्तर पे, या फिर जिला पंचायतें। तो भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं, 28 में से कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर सिर्फ एक स्तरीय ग्राम पंचायतें पाई जाती हैं। जब भी एक स्तरीय की बात होगी तो सबसे छोटा ग्राम सभा। वो कौन कौन से हैं? केरल, त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर और जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है ना। जम्मू एंड कश्मीर को थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में नई एक्टिविटी अभी हुई है, तो हो सकता है कि इससे प्रश्न पूछ दे। द्विस्तरीय ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति, असम, कर्नाटक, उड़ीसा, हरियाणा, दिल्ली और पुदुचेरी, यहाँ पर द्विस्तरीय पंचायतें होती हैं। देखिए, सबको याद नहीं करना है, सबको याद नहीं करना है। हम क्या याद कर सकते हैं? जो अभी करंट में हो, या फिर जो हमारे प्रदेश से संबंधित हो, ठीक है ना, या फिर जो दिल्ली की बात हो, हमारे प्रदेश की या फिर पूरे भारत देश की राजधानी जो है। आप लोग सोच लिया करिए कि हमारा जो इंटरेस्ट है, हमारे जो पेपर का इंटरेस्ट है, कहाँ पर कन्फ्लिक्ट हो रहा है। ऐसे क्वेश्चनों पे ज़्यादा फोकस किया करिए, उनके आने की संभावना ज़्यादा होती है कि हमारे लेखपाल से, हमारे उत्तर प्रदेश से कहाँ का इंटरेस्ट बैठ रहा है। वैसे ही प्रश्न आते हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं त्रिस्तरीय ग्राम पंचायतें, पंचायत समिति एवं जिला परिषद। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्रा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और गोवा। यहाँ पर क्या है? 3 स्तरीय। इसको आप लोग को ध्यान रखना है। इससे एक प्रश्न आपके परीक्षा में बन सकता है कि उत्तर प्रदेश में कितने स्तर की ग्राम पंचायतें हैं। उत्तर प्रदेश में कितने स्तर की पंचायतें हैं? ग्राम तो उसका एक भाग ही है। तो यहाँ पर 3 स्तरीय, यानी कि उत्तर प्रदेश में 3 स्तर की ग्राम पंचायतें, उनको क्या बोलते हैं? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पे, और जिला परिषद यानी कि जिले स्तर पे जो पंचायतों का गठन होता है। तो इससे आप लोग को स्पष्ट हो गया होगा कि हमारे उत्तर प्रदेश में 3 स्तर की जिला पंचायतें हैं। ठीक है ना। और उनके नाम क्या हैं? क्रमशः ग्राम पंचायत सबसे छोटा, फिर मध्यम वाला पंचायत समिति, और सबसे उच्च जो कि जिले स्तर पे होता है उसको जिला परिषद कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। 4 स्तरीय, ये काफ़ी रेयर है, जो कि पश्चिम बंगाल, जनजातीय परिषद मेघालय, नागालैंड और मिजोरम। ठीक है ना। ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत, आंचलिक परिषद या फिर जिला परिषद।
तो ये कोई विशेष बात नहीं है, बस आप लोग को त्रिस्तरीय पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि जो रिकमेंडेशन मिली थी, जो हमारे संविधान का पार्ट भी बना था, वहाँ पर यही बात बोली गई थी कि पंचायतों का गठन 3 स्तर पे होगा। लेकिन अब पंचायत का जो मुद्दा है वह राज्य सूची का विषय है, इसलिए राज्य उसमें हेरफेर करता रहता है। कोई सा राज्य उसको 4 स्तरीय बना देता है, कोई 2 स्तरीय, कोई 1 स्तरीय, क्योंकि ये राज्य का विषय है। मैं आपको पहले ही बताया था, पंचायतों का गठन राज्य का विषय है। हाँ, पंचायतें होंगी, लेकिन किस रूप में होंगी, किस स्वरूप में होंगी, कितना अधिकार उनको मिलेगा, यह राज्य डिसाइड करेगा। इसको ही बोलते हैं राज्य सूची का विषय होना। अब बात करते हैं पंचायतों की संरचना, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके बारे में बात करते हैं। राज्य विधानमंडलों को विधि द्वारा पंचायतों की संरचना के लिए उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई है। अभी मैं 10 बार इसी शब्द का जिक्र किया हूँ कि जो पंचायतें हैं वह राज्य सूची का विषय है। तो हमारे राज्य में क्या होता है, राज्य विधानमंडल सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है ना। विधानमंडल में क्या बैठते हैं, विधायकगण होते हैं। राज्यों की शक्ति उसके विधानमंडल में होती है, क्योंकि विधानमंडल में राज्य के विधायकगण बैठते हैं और विधायकगण की ही सहमति से जो मुख्यमंत्री हैं वो फैसला लेते हैं, गवर्नर के सहमति से। ठीक है ना, कि विधि द्वारा, नियम कानून द्वारा पंचायतों की संरचना के लिए उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई है। जो राज्य के विधानमंडल होंगे वह नियम कानून के दायरे में जो पंचायतों की संरचना है, उसके अधिकार, नियम कानून, इसके बारे में उसकी संरचना बनाने का जो जिम्मेदारी है वह किसके पास है, राज्य विधानमंडलों के पास है। ठीक है, अब कौन सा विधानमंडल कैसा स्ट्रक्चर बनाएगा वह उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अनुच्छेद 243C के अनुसार ग्राम पंचायत, जो कि ग्राम सभा की कार्यपालिका है, जो ग्राम पंचायत होती है वह ग्राम सभा की कार्यपालिका मतलब कि जहाँ पर कार्य होता है। ठीक है ना, जहाँ पर जो भी नियम कानून है, जो भी कार्यक्रम गांव में चल रहा है, उसको संचालित करने का काम कार्यपालिका करती है। ठीक है ना, जैसे देश को संचालित करने का काम जो लोकसभा की कार्यपालिका वो करती है, तो जो गांव की कार्यपालिका होती है वो गांव में आने वाली योजना या फिर गांव को मिलने वाले कार्यों का संचालन करती है। ठीक है, कि अध्यक्ष का चुनाव ग्राम सभा में पंजीकृत मतदाता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। अध्यक्ष, यहाँ पर अध्यक्ष का मतलब ग्राम प्रधान से है। चुनाव ग्राम सभा में पंजीकृत मतदाता, शब्द थोड़ा सा उल्टा पुल्टा है, हो सकता है कुछ क्षेत्र में ऐसे शब्द इस्तेमाल ना होते हों, खास तौर पे यूपी बिहार में। अपन के बिहार में तो इसको मुखिया बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में इसको ग्राम प्रधान बोलते हैं। ठीक है ना, हरियाणा में शायद मुखिया ही बोलते हैं, मुझे क्लियर नहीं है। तो अनुच्छेद 243C के अनुसार ग्राम पंचायत, जो कि ग्राम सभा की कार्यपालिका है, के अध्यक्ष का चुनाव, अध्यक्ष का मतलब ग्राम प्रधान का चुनाव, मुखिया का चुनाव, ग्राम सभा में पंजीकृत मतलब कि जिनका नाम वोटर लिस्ट में हो। ऐसा नहीं हो कि 15 साल का बच्चा है वो भी जाके वोट दे देगा। पंजीकृत मतदाता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। तथा मध्यवर्ती पंचायत, यानी कि ब्लॉक पंचायत की बात कर रहा हूं मैं, क्षेत्र पंचायत की, वह जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से पंचायतों द्वारा चुने गए सदस्यों से होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो पंचायतों का चुनाव होता है वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों माध्यमों से होता है। जो ग्राम प्रधान, जो ग्राम सभा का चुनाव होता है वह स्पष्ट मतगणना के अनुसार यानी कि प्रत्यक्ष रूप से होता है, और जो जिला पंचायतों का चुनाव होता है वह जिला पंचायत सदस्यों के द्वारा होता है, जो कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, अर्थात वह अप्रत्यक्ष मतगणना के अनुसार उनका चुनाव होता है। आशा करता हूं कि यह काफ़ी आसान है, कुछ है नहीं यार इसमें, तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। थोड़े से भारी भरकम शब्द हैं, समझ लेंगे अपन। नहीं आएगा, देखो किसी विशेष शब्द का जो कि काफ़ी शुद्ध हिंदी में लिखा हो ना, गूगल पे सर्च कर लिया करो कि पंजीकृत का अर्थ क्या होगा। गूगल में एक वॉइस वाला भी होता है, तो वहाँ पर डाल लिया करो पंजीकृत का मतलब हिंदी में क्या होता है, सारा कुछ आ जाएगा। बहुत परेशान नहीं होना है कि पता नहीं क्या पंजीकृत दे दिया, मध्यवर्ती दे दिया, पंचायत दे दिया, परिषद दे दिया, पागल हो गए, छोड़ो हटाओ भागो, उससे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है ना, कोई भारी भरकम शब्द आ जाए तो गूगल पे सर्च मार लिया करो, इसका मतलब हिंदी में क्या होगा, इसका मतलब भोजपुरी में क्या होगा, सारा कुछ आ जाएगा। और उसको एक शॉर्ट नोट बना के कि मध्यवर्ती का मतलब क्या होता है, पंजीकृत का मतलब क्या होता है, परिषद का मतलब क्या होता है, क्षेत्र पंचायत का मतलब क्या होता है, अप्रत्यक्ष मतगणना का मतलब क्या होता है, प्रत्यक्ष मतगणना का मतलब क्या होता है, एक शॉर्ट नोट्स बना लो, हर जगह काम आएगा।
नॉन टेक के विद्यार्थी हो तो पॉलिटी तो पढ़ोगे ही, ये सब शब्द पॉलिटी में भी आएंगे, ठीक है ना। तो हर जगह तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा, भागना नहीं है। जहाँ मध्यवर्ती पंचायत नहीं है, मध्यवर्ती पंचायत कहाँ नहीं होती हैं, जिस जिले की आबादी 20 लाख से कम होती है वहाँ जिला पंचायत का सदस्य होगा तथा मध्यवर्ती पंचायतों का अध्यक्ष जिला पंचायत का सदस्य होगा। देखो, जहाँ जिस जिले की आबादी 20 लाख से कम होगी वहाँ पर मध्यवर्ती पंचायत यानी कि जो ब्लॉक पंचायत होते हैं वो वहाँ पे नहीं होंगे। वहाँ पर ग्राम सभा के बाद जिला पंचायत सदस्य का चुनाव होगा और जिला पंचायत सदस्य जो होते हैं उनका चुनाव सामान्यतः ग्राम पंचायतों यानी कि प्रधानी के साथ ही जिला पंचायत सदस्य का चुनाव होता है। और जिला पंचायत सदस्य का जो चुनाव होता है उसमें जनता वोट दे के आती है, ठीक है ना। तो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष मतगणना के अनुसार होता है और जिला पंचायत सदस्य के लोग जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। यह स्थिति तब होती है जिस जिले की आबादी 20 लाख से कम होती है, ठीक है ना। वहाँ पर मध्यवर्ती पंचायतें यानी कि ब्लॉक स्तर पे पंचायतें नहीं होती, वहाँ पर जिला पंचायत सदस्य होते हैं और सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष मतगणना के अनुसार होता है। जो सदस्य होते हैं ना उनको लोग वोट दे के आते हैं और फिर वही लोग जिला पंचायत अध्यक्ष को वोट दे के आते हैं, जिससे कि जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होता है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। पंचायतों के अध्यक्ष, सांसद और विधायक को पंचायतों के अधिवेशन में मत देने का अधिकार होता है। पंचायत के अध्यक्ष, ठीक है ना, जो जिला पंचायत अध्यक्ष होंगे और जो जिले के सांसद होंगे और विधायक को पंचायतों के अधिवेशन में मत देने का अधिकार होगा। यदि पंचायतों का कोई अधिवेशन होगा, कोई फैसला होगा, कोई कार्य को आगे बढ़ाने का काम होगा तो उसमें पंचायत के अध्यक्ष भी वोटिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। और सांसद और विधायक, एक जिले में एक जिला पंचायत अध्यक्ष होता है। अब बात करते हैं निर्वाचन। संविधान के अनुसार 243 के ये जो ABCDEF KJ आ रहा है ना, ये सब खंड है उसके, जैसे कि पार्ट होता है पैराग्राफ टाइप का। में पंचायतों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। जो पंचायत स्तर पे इलेक्शन होते हैं उसका इलेक्शन केंद्र की बॉडी नहीं आती, यह राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। यानी कि राज्य का ही एक निर्वाचन आयोग होगा। निर्वाचन आयोग का मतलब दोस्तों क्या है कि ऐसा आयोग जो कि चुनाव कंडक्ट करवाता है। तो बोलते हैं ना कि यहाँ पर जो है कि निर्वाचन आयोग वाले आ गए हैं, अब ये इलेक्शन कंडक्ट करवाएंगे, ठीक है ना। जिसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। जो राज्य निर्वाचन आयोग का गठन होता है इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, मुख्यमंत्री के द्वारा नहीं, राज्यपाल के द्वारा। क्योंकि मुख्यमंत्री तो एक पार्टी का होता है और इनको तो सारी पार्टियों का चुनाव कंडक्ट करवाना है, इसलिए राज्यपाल के द्वारा इनका चुनाव होता है, ठीक है ना। 243 के अनुसार जो पंचायतों में चुनाव की प्रक्रिया है यह राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा संपन्न होता है और राज्य निर्वाचन आयोग का जो नियुक्ति होती है यह कौन करता है, यह राज्यपाल द्वारा होता है, ठीक है। इन सब छोटी छोटी बातों को ना शॉर्ट नोट्स में लिख लिया करो। यह आयोग पंचायतों के लिए चुनाव का पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करता है, यानी कि सब कुछ करता है, देखभाल भी करता है, कैसे चुनाव होगा उसको निर्देश भी देता है और नियंत्रण यानी कि उसको पूरा कंट्रोल करता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें ऐसी होंगी जो राज्य का राज्यपाल निर्धारित करे तथा नियुक्ति के बाद सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इस लाइन को समझना बेहद महत्वपूर्ण है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें, वह किस प्रकार की सेवा देगा, वह चुनाव में क्या शर्तें रखने वाला है, इसका फैसला कौन करेगा, राज्य का राज्यपाल निर्धारित करेगा कि मैंने तुमको नियुक्त किया है तो जैसा मैं बोलूँगा वैसा तुम करो, ठीक है ना। वो डायलॉग है ना, तू बोले तो काटूं, तू बोले तो भोंकूं, बस वही कंडीशन है। जो राज्यपाल बोलेंगे वैसा ही वो करेगा। तथा नियुक्ति के बाद सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति हो गई, ठीक है ना, तो जब तक वह नियुक्त है 2 साल 4 साल के लिए, तब तक उसके सेवा में और उसके शर्तों में जो जो उसको सरकार द्वारा मिल रहा है उसमें कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। ऐसा नहीं कि तुम्हारी सैलरी घटा देंगे, सैलरी तुम्हारी बढ़ा देंगे, उससे उसके निष्ठा परिवर्तन हो सकती है। कि मान लीजिए कोई एक पार्टी अभी गवर्नमेंट में है,
उसको लग रहा है कि ये जो राज्य निर्वाचन आयोग का आदमी बैठा हुआ है ये मेरे फेवर का आदमी नहीं है, वो बोलेगा कि इसकी सेवा घटा देता हूँ, जो इसके आगे पीछे गाड़ियाँ हैं ना उसको बोल देता हूँ कि आज से तुम ऑटो से जाओ, जो इसके काम के लिए लोग लगे हुए हैं उनको निकाल देता हूँ, इसकी सैलरी घटा देता हूँ। ऐसा कोई विधेयक, ऐसा कोई नियम जो है सरकार नहीं ला सकती, जो राज्य की सरकार है। अलाभकारी परिवर्तन होगा, यानी कि वह उसको क्या है कि निष्पक्ष रखने का यहाँ पर प्रस्ताव है कि जो राज्य निर्वाचन आयोग का हेड है वह निष्पक्ष हो। वह क्या हो, निष्पक्ष हो, उसके ऊपर कोई दबाव ना हो किसी भी पार्टी का कि मेरी सेवाएं कहीं घट न जाएं, ठीक है ना, मेरा कोई वेतन न घट जाए। अलाभकारी परिवर्तन होगा और वह राज्यपाल के इशारे पे काम करेगा और राज्यपाल ही उनकी नियुक्ति करेंगे। ये काफ़ी विशिष्ट पद होता है, ठीक, और जिम्मेदारी भरा पद होता है। राज्य निर्वाचन आयोग को साबित कदाचार के आधार पर ही पद से हटाया जा सकता है। एक होता है सदाचार, एक होता है कदाचार। सदाचार मतलब अच्छा आचरण और कदाचार मतलब बुरा आचरण, ठीक है ना। राज्य निर्वाचन आयुक्त यदि कोई बुरा आचरण करते हुए पकड़ा गया, पक्षपात में पकड़ा गया, करप्शन में पकड़ा गया, तो सिर्फ उसी स्थिति में ही उसे हटाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि सरकार का मन किया इसको बाहर निकाल दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तथा हटाने की रीति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की विधि जैसी ही है। जब मैं आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगा तो वहाँ बताऊंगा कि हाई कोर्ट जो उच्च न्यायालय के जज होते हैं किस प्रकार से उनके हटाने की व्यवस्था हमारे देश में है, किस प्रकार से राष्ट्रपति को हटाने की व्यवस्था हमारे देश में, उसको महाभियोग बोलते हैं, ठीक है ना। कुछ उसी प्रकार का महाभियोग लगा के ही राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। यानी कि इनकी जो नियुक्ति है वो तो काफ़ी आसान है, राज्यपाल जी कर देंगे, लेकिन यदि एक बार नियुक्त हो गए ना तो इनको हटाने की जो प्रक्रिया है वो प्रॉपर महाभियोग लगाना पड़ेगा कि हाई कोर्ट के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया है वही प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयोग के प्रमुख को हटाने की भी होती है। यानी कि कोई सरकार अपनी मनमर्जी चलाकर इनको नहीं हटा सकती। आप लोग समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि बिल्कुल इस पद को सरकार के कंट्रोल से बाहर रखा गया है, क्योंकि सरकार एक पार्टी की होती है और इनको इलेक्शन हर पार्टी का कंडक्ट करवाना होता है, ठीक है ना, इसलिए इनका निष्पक्ष होना काफ़ी जरूरी है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होने की तिथि 25 अप्रैल 1993, इसी को मानते हैं कि इसके ही बाद से जो पंचायतों के गठन की खिड़की खुल गई। सभी राज्यों को नई पंचायती राज प्रणाली को अपनाना होगा, कंपलसरी कर दिया गया 25 अप्रैल 1993 के बाद कि सभी राज्यों में ग्राम पंचायतें तो होंगी ही होंगी। अब कैसे होंगी आप डिसाइड करो। तथा पहले से गठित पंचायतें अपने कार्यकाल की समाप्ति तक रहेंगी अगर राज्य द्वारा उन्हें भंग न किया जाए तो। मैंने आपको बताया था ना कि 1959 में और 58 में भी कुछ राज्यों में ग्राम पंचायतों का गठन हो गया था, तो तब तक जब तक उनका कार्यकाल समाप्त नहीं होता तब तक वो कार्य करती रहेंगी और उसके बाद फिर नए तरीके से काम करेंगी। लेकिन 25 अप्रैल 1993 के बाद 73वें संविधान संशोधन से यह बात लिख दी गई, अब जिस भी राज्य में नई ग्राम पंचायतें नहीं है सब लोग ऐड करो, ठीक है ना। न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन से तात्पर्य ऐसी विधि की मान्यता से है कि निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन स्थानों के आवंटन से संबंधित मामलों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। देखिए इसका अर्थ क्या है कि जो ग्राम पंचायतों का गठन होगा कि कौन कौन सा क्षेत्र कौन कौन से पंचायत में जाएगा, उसको लेकर कोई न्यायालय में नहीं आएगा। अरे मेरा गाँव का जो वोट है वो तो इस गाँव में था और मेरे पंचायत से गांव कट गया है, ऐसा कोई विवाद लेकर न्यायालय में नहीं आएगा। जो भी निर्वाचन आयोग उसको कर देगा वो सबको मान्य होगा, ठीक है ना। अनुच्छेद 243 के अनुसार राज्य विधानमंडल पंचायतों के लेखाओं का परीक्षण कर सकता है। इसको हम आगे देखेंगे, ये कुछ अलग टॉपिक है, ठीक है ना, कि पंचायत लेखा क्या होता है, इसको मैं विस्तार से बताऊंगा। भारतीय संविधान के अनुसार 243D के अनुसार प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित होंगे। आप लोगों ने अपने गांव में देखा होगा कि अब की बार सीट इनकी आई है, अब की बार सीट महिलाओं की आई है, ठीक है ना, अब की बार सीट SC की आई है, अब की बार सीट ST की आई है। तो ऐसा पंचायतों में बोला गया है कि आरक्षण का प्रावधान रहेगा, ठीक है ना, हाँ, जो कि उनकी जनसंख्या के अनुपात में होंगे। यदि जनजाति जनसंख्या का 20% है तो उस स्थान भी 20% आरक्षित होंगे।
तथा ए स्थान चक्रानुक्रम के आधार पर आवंटित होते रहेंगे। कि जिस भी जाति की, ठीक है ना, इसको समूह के नाम से बोले तो ज़्यादा बेटर रहेगा, कि जनरल, SC ST एंड OBC, जिस जाति का जो वहाँ पर प्रेजेंटेशन है, जो उपस्थिति है, जितने प्रतिशत में है उतने प्रतिशत में उनको वहाँ पर आरक्षण मिलेगा कि आप इस बार आप ही खड़े होंगे, ठीक है ना। यदि 20% है तो 5 बार में 1 बार सीटें आरक्षित हो जाएंगी वहाँ पर, कि इस बार तो सिर्फ आपके ही जाति का व्यक्ति यहाँ पर इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं। अगस्त सन 2009 में केंद्र सरकार ने भी 50% आरक्षण देने की मंजूरी प्रदान कर दी। कुछ राज्यों जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, केरल, उड़ीसा, हिमालय, ये सब आप इसको पढ़ सकते हैं, 50% आरक्षण दिया। तथा बिहार में सर्वप्रथम 50% आरक्षण महिलाओं को दिया गया सन 2009 में। इसमें एक बात जो पढ़ने वाली बात है कि सन 2009 में केंद्र सरकार ने पंचायतों में 50% आरक्षण दे दिया, ठीक है ना, और बिहार ने सर्वप्रथम 50% आरक्षण महिलाओं को दिया। ये कब दिया था? सन 2009 में ही। तो सबसे पहले महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला राज्य बिहार, और केंद्र ने कब दिया था? सन 2009 में दिया था। 2 लाइनें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं पंचायतों का कार्यकाल। संविधान के अनुसार 243 में पंचायतों के कार्यकाल की अवधि निर्धारित की गई है। प्रत्येक पंचायत अपनी प्रथम बैठक की तिथि से 5 वर्ष तक कार्य करेगी। बोलते हैं ना कि 5 साल में चुनाव होता है, तो पंचायतों का जो कार्यकाल होता है 5 वर्षों तक होता है, तथा उसे समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में चुनाव 6 माह के अंदर कराना अनिवार्य होगा। जैसे कि मान लीजिए कि पंचायतें भंग कैसे होती हैं, कि ग्राम प्रधान की मृत्यु हो गई, ठीक है ना, और जो गांव में ही सदस्य बनते हैं। जैसे सपोज करिए कि आपका एक गांव है और एक गांव में एक प्रधान बना, और इस गांव में मेंबरी का भी इलेक्शन होता है, वार्ड मेंबर जिसे बोलते हैं ना, मेंबर्स जो होते हैं, लगभग 10-12 मेंबर होते हैं। यदि 2/3 मेंबर उस प्रधान के विरोध में आ गए कि यह प्रधान गलत है, तो ऐसा हो सकता है कि उस प्रधान को अपने पद से इस्तीफा देना पड़े। तो उस स्थिति में भी पंचायतें भंग हो जाएंगी, और ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर 6 माह के अंदर ही फिर से इलेक्शन कंडक्ट करवाना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर ग्राम सभा निर्धारित समय से पूर्व भंग होती है किंतु कार्यकाल 6 माह से अधिक हो, तो शेष बचे कार्यकाल के लिए चुनाव कराया जाएगा। जैसे सपोज करिए कि वह बंदा 4 साल 7 महीने पद पे था और अचानक बेचारे की हार्ट अटैक आके मृत्यु हो गई, ठीक है ना, हो सकता है ऐसा, क्या कर सकते हैं। तो अब कितना बचा? 5 महीने बचा, और मैक्सिमम टाइम कितना है? 6 महीने। तो फिर से इलेक्शन नहीं होगा यार, 5 महीने तुम लोग ऐसे ही रहो, ठीक है ना, फिर इसके बाद 6 महीने बाद तो सबका इलेक्शन होगा। लेकिन यदि 4 वर्ष और सपोज करिए कि 5 महीने में वो टपक गए, ठीक है ना, यानी कि 7 महीने उनके पास बचे थे, तो 1 माह के लिए फिर सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा प्रावधान है, ठीक है ना। अब बात करते हैं सदस्यों के लिए योग्यताएं। देखते हैं भैया क्या योग्यताएं हैं। ऐसा कुछ होती तो है नहीं। कोई भी व्यक्ति सदस्य के रूप में चुना जा सकता है, कोई भी व्यक्ति सदस्य के रूप में चुना जा सकता है, कोई ग्रेजुएशन नहीं चाहिए। लेकिन यदि आपको ग्रुप डी में चपरासी बनना है ना, तो इसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ाई लिखाई आपके पास होनी चाहिए, ठीक है ना। वह राज्य विधानमंडल के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए योग्य है, कोई भी व्यक्ति, परंतु आयु की अपेक्षाएं नहीं रखता हो, क्योंकि पंचायतों का सदस्य बनने के लिए आयु 21 वर्ष है, न कि 25 वर्ष। आपको ग्राम पंचायत के इलेक्शन में खड़ा होना है तो आप 21 वर्ष के ऊपर हो, ठीक है ना। आपको अपना नाम लिखने नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप 21 वर्ष के ऊपर होने चाहिए, ठीक है ना। आप प्रधान बन सकते हैं, आप प्रधान क्या मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, बस आपकी एज थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना। ग्राम पंचायत प्रमुख को पदच्युत करने की प्रक्रिया, इसको पढ़ते हैं। ग्राम पंचायत के प्रमुख को उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले भी पदच्युत किया सकता है। मैंने अभी इसको थोड़ी देर पहले भी एक जगह इसका जिक्र किया था। अविश्वास प्रस्ताव, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, जिस पर ग्राम सभा के आधे सदस्यों के हस्ताक्षर, मैंने भी आपको बताया था ना कि एक गांव में मेंबरी का भी इलेक्शन होता है। मेंबर यदि चाह दे, मेंबर यदि अपने प्रधान के विरोध में आ जाएं कि यह प्रधान गलत है, वोटिंग करके ब्लॉक पे उसको सबमिट कर दें, तो उस स्थिति में प्रधान की जांच होगी। यदि सत्यता पाई गई तो उसको पद से हटा भी दिया जा सकता है।
कारणों का उल्लेख कर आवेदन को जिला पंचायत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। जो जिला पंचायत अधिकारी वहाँ ब्लॉक पे बैठते हैं तो उनके सामने हस्ताक्षर करके जो मेंबर्स हैं, आधे सदस्यों से अधिक या फिर आधे मेंबर, कि यह प्रधान सही नहीं है, गलत है, तो उसकी जांच होगी। यदि ऐसा सही पाएगा तो उसको पद से हटाया भी जा सकता है। ठीक है ना। अविश्वास प्रस्ताव जिसे बोलते हैं। सूचना मिलने की तिथि से जिला पंचायत अधिकारी 30 दिन के अंदर ग्राम सभा की बैठक बुलाएगा, जिसकी सूचना कम से कम 15 दिन पहले दी जाएगी। कोई व्यक्ति आएगा आपके गांव में और बोलेगा कि 15 दिन के तो बाद ही, वो जब यहाँ पे जिला पंचायत अधिकारी टाइम देंगे कि आपके गांव में बैठक होगी कि आपके जो प्रधान हैं उनके खिलाफ जो गांव के सदस्य हैं उन्होंने एप्लीकेशन दिया हुआ है। ठीक है। मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो ग्राम पंचायत प्रमुख को पद छोड़ना होगा। जैसे सपोज करिए कि आधे लोग साइन मार के जिला पंचायत अधिकारी को दे दिए कि भैया आप बैठक बुलाइए और इनका चेक करवाइए। अधिकारी आएगा आपके गांव में। जब अधिकारी आपके गांव में आएगा तो जो मेंबर होते हैं ना, यदि वो 2/3 लोग उस समय बोल दिए कि नहीं ये बंदा सही नहीं है, गलत है, ठीक है ना, तो ग्राम प्रधान को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। अविश्वास प्रस्ताव हमेशा 2/3 बहुमत से ही पारित होता है, लेकिन जिला पंचायत अधिकारी को बैठक बुलाने के लिए कम से कम आधे मेंबर को साइन करके तो वहां पर भेजना ही होगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं पंचायतों की शक्तियां, अधिकार तथा उत्तरदायित्व। राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों को ऐसी शक्तियां प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम बना सकेगी। गांधी जी का सपना कि ग्राम स्वराज होना चाहिए, ठीक है ना, अर्थात गांव में खुद का शासन होना चाहिए। तो ग्राम पंचायतों को ऐसी शक्तियां मिली हुई हैं कि वह स्वशासन वहां पर अपना कर सकते हैं। ठीक है। इसके साथ हुए आर्थिक विकास। आर्थिक विकास मतलब कि पैसा वैसा अपना कमाने का साधन भी वहाँ पर जुटा सके। सामाजिक न्याय, एकता हो, किसी के साथ अन्याय न हो, के लिए योजनाएं बनाए और उन्हें लागू करें। इसके अंतर्गत 11वीं अनुसूची में वर्णित सभी कार्यों को पंचायतों को करना होगा। पंचायतों के अधिकारों को मैंने पढ़ाया था कि हमारे संविधान में 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ठीक है ना। तो जो जो अधिकार उन्हें वहां पर मिले हुए हैं, सारा कुछ इनको ग्राम पंचायतों को दे दिया जाता है कि आप ये सब चीजें अपने गांव में सुनिश्चित करवाइए। कर लगाने की शक्ति देखते हैं। राज्यों के विधानमंडल की विधि द्वारा पंचायतों को शुल्क, पथकर, फीसें आदि उद्ग्रहित, संग्रहित तथा विनियोजित करने का अधिकार दिया गया है। पथकर, फीसें यह कहीं नहीं लागू होती हैं। ठीक है ना। अब तो बिल्कुल नहीं होती है लागू, तो ये बस केवल अब एक नाम का ही रह गया है। ठीक है ना। तथा राज्यों के द्वारा अनुदान और केंद्र व राज्य सरकार द्वारा विकास कार्यों के लिए आवंटित की गई राशि और ऐसी निधियों को जमा करने के लिए पंचायत निधि कोष का गठन करने का अधिकार। 3 पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है कि जो पंचायतों के पास पैसा आता है, एक तो राज्य के पास से आता है और एक केंद्र के पास से आता है, और वो पैसा कहाँ पर आता है? पंचायत निधि कोष में आता है। ठीक है ना। राज्यों पंचायतों के पास छोटे मोटे कर लगाने के रियायतें हैं, बट आज के दिन में वो संभव नहीं हो पाया है। ठीक है। तो राज्य और केंद्र की जो राज्य और केंद्र की योजनाएं होती हैं, उनके द्वारा ही ग्राम पंचायतों की निधि में पैसा आता है और वो विकास कार्यों को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं पंचायतों के आय के स्रोत। मनोरंजन कर, दुग्ध उत्पादन कर, चूल्हा कर, पशुओं की पंजीकरण फीस, व्यापार, संपत्ति के क्रय विक्रय पर, मछली तालाब से प्राप्त आय एवं गांव के मेले बाजार। देखिए इनमें से कौन कौन से भी हाल के दिनों में लागू हैं। व्यापार तथा रोजगार कर। यदि आपके गांव में कोई मंडी की जमीन है, यदि कोई वहां पर दुकान उकान खोल रहा है, तो उससे लोग थोड़ा बहुत पैसे वैसे मांग लेते हैं उसकी साफ सफाई, उसकी रख रखाव के लिए। मछली तालाब से प्राप्त है। यदि आपके ग्राम पंचायत में कोई सरकारी तालाब है तो वह तालाब किसी को आवंटित होता है, बदले में 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, और उससे पैसा मांगा जाता है। ठीक है। और गांव के मेले बाजार आदि पर कर। अभी तक जो सामान्यतः देखा गया है कि व्यापार तथा रोजगार कर, मछली तथा तालाब से प्राप्त आय, अभी तक यही थोड़े से फोकस में है और सब तो निष्क्रिय हैं। पशुओं, वाहन आदि पर कर, राज्य सरकार द्वारा अनुदान। ठीक है, इससे भी इनकम होती है। कूड़ा करकट भी थोड़ा बहुत है,
और ये भी थोड़ा बहुत है। तो 4-5 पॉइंट ऐसे हैं कि जो अभी भी सक्रिय हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया कि ग्राम पंचायतों के बारे में हमने उसके गठन, उसके अधिकार और उसके कार्य, उसकी उत्तरदायित्व, उसकी जिम्मेदारी और पंचायतों के स्तर के बारे में कंप्लीट तरीके से यहाँ पर पढ़ लिया। तो दोस्तों मेरा अंतिम में बस आपसे एक ही निवेदन है कि जो लोग अभी रैंकाइन एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ इसको फॉलो कर लीजिए, और हमारी सारी PDF को पाने के लिए हमारे रैंकाइन एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।